हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड अनुव्रत। और आज मैं ट्वेल्थ क्लास के लिए लेक्चर लेके आया हूँ। हिस्ट्री का है, पार्ट 1 बुक का, और चैप्टर का नाम है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। मैंने लिख दिया है, ये दिख रहा होगा आपको, ट्वेल्थ क्लास के लिए है और हिस्ट्री का। और स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि जो पॉलिटिकल साइंस का अपने लेक्चर सीरीज़ चल रहा है उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर होंगे, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। चैप्टर्स के नाम हटा दिए गए हैं, कुछ चैप्टर्स मर्ज कर दिए गए हैं, एक एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। बस ये समझिए आप। तो थोड़ा उसको मैनेज करने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसको मैनेज करके आपके लिए एक नया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस का ले आऊँगा, उसको कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। लेकिन जब तक नहीं हो रहा तब तक हम हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं और हिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। तो जुड़े रहना और देखते रहना, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रही है। पार्ट 1 है तीसरे चैप्टर का। मैंने लिखा नहीं है इस पर, लेकिन जब अपलोड करूँगा तो पार्ट 1 लिख दूँगा। किनशिप, कास्ट एंड क्लास। जैसे कि पता लग जाता है कि यहाँ पे बात हो रही है किनशिप की, यानी कि रॉयल फैमिली और रॉयल फैमिलियों में जो संबंध होते हैं, चाचा ताऊ, भाई बहन, इस तरीके की। कास्ट की, कास्ट आपको पता ही है, ठीक है जी। और क्लास की, क्लास क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो इस पर ज़्यादा बहसबाजी ना करते हुए सीधा पॉइंट पे उतरेंगे और जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये चैप्टर है काफ़ी बड़ा। खैर, हम पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन पे कि क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या चीज़ है। तो सबसे पहले तो आप आइए सोशल प्रोसेसेस पे कि सोशल प्रोसेसेस क्या हैं। तो सोशल प्रोसेसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी लोगों की। टाइम लाइन है इसका 600 BCE टू 600 CE। उसी टाइम के दौरान की बात कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे जो टॉपिक्स हैं वो बदल जाएंगे। मैं इस पर लिख देता हूँ टाइम लाइन, मैंने लिखा नहीं। 600 BCE टू 600 CE, ध्यान रखिएगा, ये टाइम लाइन है। और ये वही चैप्टर वही है, एक तरीके से देखा जाए तो पीछे वाले का कंटिन्यूएंस है, लेकिन अब टॉप थोड़ा बहुत मतलब कि डिस्कशन का महत्व बदल गया है। पहले इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बात हो रही थी, अब हम सोशल बैकग्राउंड पर जाएंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगी कैसी थी। एक रॉयल फैमिली का आदमी कैसे जीता था, किस तरीके के वो रिचुअल्स करता था, क्या ट्रेडिशंस थे। एक रॉयल आदमी का ऑर्डिनरी पीपल के साथ कैसा रिलेशन था, ये एक ऑर्डिनरी लाइफ कैसे जी जाती थी, शादी ब्याह कैसे होते थे, ये पूरा जिक्र इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको सोशल प्रोसेस बता दिया, तो इसमें 2 पॉइंट बड़े अहम बताएंगे। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे होता है, ठीक है जी। अमीर बहुत अमीर था, गरीब क्या बहुत गरीब था। शादी ब्याहों में जैसे हम जाते हैं तो लड़कियों के साथ कन्यादान के साथ दहेज जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, क्या लड़की के पास वो धन रहता है, क्या उसके यूज़ में आता है, इस तरह की बातें इस चैप्टर में है। सोशल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस से आप मतलब समझ जाएं, जैसे कास्ट और क्लास का जो डिफरेंस है पूरी सोसाइटी के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए, हु कंपोज व्हाट एंड फॉर हूम। अब इस चैप्टर में जिन भी बुक्स का, जिन भी रिसोर्सेज का या सोर्सेज का हम जिक्र करेंगे या बात करेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे किसने कंपोज किया, किसने लिखा, व्हाट क्या लिखा, फॉर हूम किसके लिए लिखा, ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा इस चैप्टर में। थर्ड पे आते हैं, लैंग्वेज, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिस। हम देखेंगे भाषाएं, किस सारी तरफ भाषाएं, इस पूरे जो अपना इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भाषाएं कौन कौन सी थी, कैसे एक दूसरे की भाषाओं में इंटरफेरेंस हो रहा था, डिफ्रेंशिएशंस हो रही थी। एटीट्यूड कैसा था लोगों का एक दूसरे के प्रति, किस तरीके का माहौल था। और प्रैक्टिसेस, क्या प्रैक्टिसेस होती थी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर इस वक्त हम देखें तो मुस्लिम ईद मनाते हैं, हम रामनवमी, तो हमारी अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं। इस तरीके की बातें करेंगे हम इसमें। और इस चैप्टर में जो शुरुआत में ही महाभारत को लेके बड़ा ज़बरदस्त जिक्र हुआ है। महाभारत, ठीक है जी। तो 500 BC ऑनवर्ड्स ही ये लिखी गई है। तो ये महाभारत का मैंने लिख दिया है पॉइंट, इसको नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो महाभारत के बारे में बात करेंगे। तो अब सीधा अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, चैप्टर शुरू करते हैं। महाभारत के बारे में बात करेंगे, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। अगर आप चैप्टर नंबर 3 के पेज नंबर 53 पे आ जाएं तो आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इस पूरे चैप्टर में एक शख्स, इस पूरे मतलब कि चैप्टर में तो नहीं, इस पूरे पॉइंट में एक शख्स का नाम बड़ा मशहूर है, VS सुकथानकर। इंडियन संस्कृतिस्ट थे, एक प्रोफेसर कह लीजिए इनको चाहे आप। इनकी देखा देखी में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, प्रोजेक्ट ऑफ स्कॉलरशिप 1919 में। और इस प्रोजेक्ट में क्या था कि जो महाभारत पूरी इंडिया में फैली हुई है, आज हमारे पास गीता है,
तो गीता के बारे में पूरा का पूरा जो जो जिक्र है, भाई दुर्योधन की बात यहाँ नॉर्दर्न इंडिया में भी होती है, नॉर्थ वेस्ट में भी होती है, और दुर्योधन की बात नीचे तमिलनाडु में भी होती है। तो यहाँ पे जिन जिन के पास जैसी जैसी नॉलेज थी, जिन जिन के पास स्क्रिप्चुरल नॉलेज थी, जो भी कुछ था, उनको इन लोगों ने पैन इंडिया, मैंने लिख दिया है कलेक्शन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड पैन इंडिया प्रोजेक्ट। ये पैन इंडिया प्रोजेक्ट था, पूरे हिंदुस्तान में घूमे इसके जो स्कॉलर्स थे, अलग अलग जगहों से मैन्यूस्क्रिप्ट्स इकट्ठी की, फिर उनको कंपेयर किया। जो स्क्रिप्ट्स बिल्कुल सिमिलर थी साउथ में और नॉर्थ में, जो एक जैसी सी थी, उनमें कोई बदलाव नहीं था, उन स्क्रिप्ट्स को जोड़ के अराउंड 13,000 पेज को एक एविडेंस के तौर पे देखा गया कि महाभारत का पूरा एपिक है, वो पूरा का पूरा इन 13,000 पन्नों में इन्होंने बंद कर दिया। अब क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, जैसे ये कर देते हैं तो जैसे जैसे जो बंदा हिस्ट्री पढ़ता है या फिर आर्कोलॉजिस्ट होता है या हिस्ट्री के बारे में जानता है, वो किसी के कहने पे नहीं चलता। स्क्रिप्ट ने कह दिया कि राजा बहुत अच्छा था, नहीं, वो फेस वैल्यू पे चलता है कि असल में ज़िंदगी कैसी थी। वो अलग अलग, अगर संस्कृत में लिखा हुआ है अच्छा है और पाली में लिखा हुआ है ख़राब है, तो वो रिसर्च करता है। ये हिस्टोरियंस का काम है। तो लास्ट पैराग्राफ पूरा का पूरा हिस्टोरियंस के लिए है, जो इस पॉइंट में लास्ट पैराग्राफ है। तो एक चीज़ तो हमें बिल्कुल ये पता लग जाती है कि जो भी कुछ इन्होंने इकट्ठा किया है, एक चीज़ हिस्टोरियंस ने बताई कि जो भी कुछ इसमें लिखा हुआ है, एकदम अथॉरिटेटिव तरीके से ये चीज़ लागू होती थी सोसाइटी में। ये चीज़ें, ये लोग जो हमने पढ़ा है, जैसे भाई अश्वमेध यज्ञ कराना, ये चीज़ें होती थी, ये स्टूडेंट्स ने बता दिया। फिर दूसरे जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी से हट के जो अलग से दूसरे लोग थे, जिनको ब्राह्मण्स मलेच्छ ही कहते थे या फिर अलग किस्म से बिल्कुल आउटर सोसाइटी जिसे कहते थे, उन लोगों में जो भाषाएं थी वो पाली, प्राकृत, तमिल थी। इन लोगों के साथ जो डिस्कशन होता था, तो इन लोगों के साथ जो डिस्कशन था फेस वैल्यू पे था, इनको वो नीचे मानते थे ब्राह्मण्स। और टोटली जो स्टूडेंट्स ने पता लगाया वो यही पता लगाया कि संस्कृतिक टेस्ट, जो महाभारत, जो गीता की मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिली, मैक्सिमम संस्कृत में है, तो ये जो सांस्कृतिक टेस्ट है यही ऑथोरिटेटिव तौर पे माना जाता है। ठीक है ना। तो इनकी बहसबाजी थी, पाली में, प्राकृत में भी महाभारत लिखी गई और संस्कृत में भी लिखी गई, लेकिन ज़्यादा जो हमें ठीक लगा कि भाई हाँ ये सही है, वो संस्कृत लैंग्वेज में जो लिखी उसको सही माना गया ज़्यादातर। और बहसबाजी होती थी, एक ट्रेडिशन का दूसरी ट्रेडिशन से बहसबाजी होती ही थी, और इस बहसबाजी में कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते थे और कई बार कंसेंसस भी हो जाता था, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये आपका महाभारत, क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत का जो एक पॉइंट है, ये बिल्कुल ही समाप्त होता है, ख़त्म होता है। ठीक है ना जी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है किनशिप एंड मैरिज। ठीक है जी, आपके परिवार वाले और शादियाँ, इसी के अंदर पूरा का पूरा, ये बहुत बड़ा है ये वाला पॉइंट, तो इसी में शायद आज का लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। ज़रा देखते रहिएगा, पूरा पढ़िएगा इसको। आगे चलते हैं। इस पॉइंट में आप समझ लीजिए कि रूल्स हैं और वैदिक प्रैक्टिसेस के बारे में थोड़ा बताया गया। तो सबसे पहले तो आ जाए किनशिप के लेके। तो किन फॉक क्या होता है, जो मैंने पहला पॉइंट लिख दिया किन फॉक। एक तो आपकी अपनी फैमिली होती है, मम्मी पापा भाई बहन सारे, ये आपकी पर्सनल और एकदम क्लोज फैमिली हो गई। और फिर आपके चाचा ताऊ होते हैं, चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं, फिर बुआ होती हैं, फिर इस तरीके से एक पूरा फैमिली टाइप बनता है, इसको कहते हैं किन फॉक। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसी में उठना बैठना, इसी में खाना पीना हम करते हैं। तो फैमिली टाइज इंडिया में ऐसा था, थोड़ा जॉइंट फैमिली का सिस्टम था। ठीक है जी। इन सब में फैमिली टाइज कैसे थे, मतलब सब में, चाचा ताऊ में, सब में फैमिली टाइज कैसे थे। कुछ फैमिली टाइज तो नेचुरल थे। ठीक है जी, भाई हमारी बुआ होती है, हमारे मौसी होती है, हमारी मामी होती है। और कुछ थे ब्लड बेस्ड, चाचा ताऊ, भाई बहन, ये ब्लड में इस तरीके के टाइज देखे जाते हैं। हमें एक चीज़ का पता नहीं लगता है, हमें टाइज का पता लग जाता है फैमिली के बारे में, रॉयल फैमिली के बारे में, लेकिन ऑर्डिनरी पीपल की ज़िंदगी में किस तरीके का माहौल था, कैसे शादियाँ होती थी, क्या सिस्टम था, इसका हमें ज़्यादा इंसाइट नहीं मिला है, इतना ज़्यादा नहीं मिला है। लेकिन रॉयल फैमिली के बारे में हम पता करते हैं तो कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं। और इससे अगले चलते हैं। इस जो फैमिली सिस्टम इंडिया में सिस्टम शुरू है फैमिली का, उसमें आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी चलता है। जो पेट्रिलिनी मीन्स जहाँ पे पिताजी की चलती है, जहाँ मेल डोमिनेंसी सोसाइटी, पेट्रियार्की है, पेट्रिलिनी, ध्यान रखिएगा। और कई बार ऋग्वैदिक मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र लिखे हैं, उसमें पिता को ही मैक्सिमम संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, जा सकता नहीं, जाता है, माफ़ कीजिएगा। और ये बुक में भी है, अपनी बुक में पेज नंबर 55 पे देख लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने एम भी लिखा है, इसको महाभारत कहते हैं। पेट्रिलिनी के समझाने के लिए बुक ने एक एग्जाम्पल लिया है महाभारत का फ्यूड मीन्स झगड़ा। ये दो कज़न्स के बीच में लड़ाई थी, कौरवाज एंड पांडवाज, अपनी ज़मीन को लेके। ठीक है जी। और जो भी लास्ट में आपको पता है कौन जीता है कौन हारता है,
सारा का सारा जो राजपाट होता है पांडवों को जाता है, ठीक है जी। पांडवों की वाइफ द्रौपदी को नहीं जाता, पांडवों की मम्मी कुंती को नहीं जाता। तो पेट्रियार्की कि बाप के बाद बच्चा लेगा, लड़का लेगा, लड़की का कोई हक नहीं है, ठीक है जी। तो महाभारत से भी हमें इस तरह की चीज़ें पता लगती हैं। मतलब कि एक देसी भाषा में जैसे कहा जाता है, वो देसी भाषा में समझिए, जर और जोरू, जोर की नहीं तो किसी और की, इस तरह के कोटेशंस चलते हैं पेट्रिलियन में, ठीक है जी। और एक एक्सेप्शन थी, जब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ते हैं तो एक एक्सेप्शन लेडी का नाम मिलता है, प्रभावती गुप्ता। ये से पिछले वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया है। चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी, समुद्रगुप्त की ग्रैंड डॉटर थी, और जहाँ पे इसकी शादी वो वटकाज में हुई। इसको पूरी तरीके से हर वो हक मिले, अधिकार मिले जो एक लड़के को मिलते हैं, जो एक आदमी को मिलते हैं उस पेट्रियार्की सोसाइटी में। ये एक्सेप्शंस के तौर पे हम इसको मानते हैं, प्रभावती गुप्ता को, ठीक है जी। हम अब आते हैं रूल्स ऑफ मैरिजेस पे। तो रूल्स ऑफ मैरिज पे सबसे पहला पॉइंट ये है, नो क्लेम्स। फीमेल अपने जो पिता की प्रॉपर्टी है उस पर क्लेम ही नहीं कर सकती थी, अब तो कर सकती है, लेकिन पहले जो हमारा धर्म बना हुआ है जिस हिसाब से, उसमें नहीं कर सकती थी। औरत का कोई अधिकार नहीं होता था। मतलब कि अगर मोटे मोटे तौर पे समझाऊँ तो जब एक लड़की पैदा होती है तो पिता की, जब पिता नहीं रहे तो भाई की, और जब शादी होती है तो हस्बैंड की, और शादी में हस्बैंड जब बच्चे हो जाते हैं और हस्बैंड ना रहें तो अपने बच्चों की, लड़कों की, और लड़के ना रहें तो अपने पोते को, पोतों की। तो इस तरीके से वुमेन का अपनी कोई एक आइडेंटिटी नहीं रहती हमारी इस सो कॉल्ड अपने हिंदू समाज में, ऐसा लिखा गया है रूल्स ऑफ मैरिजेस में। एक्सोगैमी, एक्सोगैमी के लिए ब्राह्मणिकल सोसाइटी हमेशा फ्लरिश करती है, यानी कि अपनी क्लैन से हट के शादी करो, मतलब कि आउट ऑफ गोत्रा, मतलब गोत्रा शादी हो लेकिन दूर दूर से, जैसे हम 4 गोत्र छोड़ते हैं, इस तरीके के सिस्टम को एक्सोगेमी कहते हैं। मतलब कि एक ही फैमिली में कर लो, जैसे भाई मैं अपने चाचा की लड़की से शादी कर लूँ, मामा की लड़की, तो इस तरह का काम नहीं। दिस इज़ जो मैं कह रहा हूँ चाचा मामा की लड़कियों से शादी करना, ये एंडोगेमी है। और अपने परिवार से हट के 4 गोत्र छोड़ना, नानी दादी, अपने नानी दादी, अपना खुद का, और एक और ध्यान नहीं मेरे को, तो इस तरीके ये एक्सोगेमी है, मतलब पूरी तरीके से अपने किन फोक से बाहर जाके शादी करना। तो ये चीज़ ज़्यादा ब्राह्मणिकल सोसाइटीज़ मानती थी कि इस तरीके से शादी होनी चाहिए। और एक फादर की, एक पिता की बहुत बड़ी ड्यूटी होती थी, जिसको बहुत उसका सौभाग्य माना जाता था, वो कहलाता था कन्यादान। और सौभाग्य कब ये दुर्भाग्य में बदल गया, ठीक है जी, ये तो फिर दहेज प्रथा कैसे आती है वो सब आगे पढ़ेंगे। खैर अभी सिर्फ इतना ही जानिए, तो ये चीज़ है। अब इसमें धीरे धीरे करेंगे। जैसे ही इमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स होते हैं, नए टाउन्स बनने शुरू होते हैं हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ भारत में जहाँ जहाँ ब्राह्मणिकल सोसाइटी की डोमिनेंसी थी, उसके आसपास नए टाउन्स बनने शुरू होते हैं। अब जब नए टाउन्स बनने शुरू होते हैं तो एक इंसान यहाँ से दूसरे एरिया में जाएगा, सामान खरीदेगा, बेचेगा, तो वहाँ पे सिर्फ यही काम नहीं होगा, अपने आइडियाज़ भी दोनों तरफ से बांटेगा। और जब आइडिया बांटेगा तो जब जो बाहर के लोग आए उन्होंने क्वेश्चन किया कि ब्राह्मण्स को, कि आपने जो सोसाइटी फॉर्म की किस हिसाब से की है, किस बेसिस पे की है, इसकी रीजनड अप्रोच क्या है। इस तरह से जब बहुत बहसबाजी हुई तो ब्राह्मण्स ने कुछ सूत्राज रचे, जिसको आगे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन जब अर्लियर बिलीफ के जो क्वेश्चन थे, ब्राह्मण्स का जो सोचने का तरीका था उसको क्वेश्चन किया। ये लिख दिया मैंने, क्वेश्चनिंग ऑफ अर्लियर बिलीफ्स। ये ब्राह्मण्स के बिलीफ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, बाहर के लोग आ रहे हैं और इनसे पूछ रहे हैं। तो अब ब्राह्मण्स ने क्या कर दिया, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र लिख दिए। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र का मतलब है कि इस सिस्टम में जो हमने बनाया है वर्णाश्रम का, इसके हिसाब से ही रहना पड़ेगा, हर कोई आदमी अपना काम करता रहे, वही उसका धर्म है। और जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए या फिर इसके क्रिटिसाइज़ करे इस चीज़ को, वो बाहर का है, वो हमारे साथ का इस सोसाइटी में नहीं रह सकता। और पूरा अपने इस धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रांश को इन्होंने बिल्कुल यूनिवर्सल वैलिडिटी बता दी कि इसी तरीके से दुनिया बनी है, इसी तरीके से चलती है। और जो जो इन 4 वर्णों से बाहर हैं उनको तो इन्होंने बिल्कुल ही कंडेम कर दिया कि अलग हैं ये, मतलब कि एनिमल टाइप के लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता, असभ्य लोग हैं। और इसी में सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है इन धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास में, मनुस्मृति का। ये पर्टिकुलर बुक है जिसने वर्णाश्रम सिस्टम बताया, हर किसी को कैसे शादी करनी चाहिए, कौन सी कास्ट में करनी चाहिए, पूरा सिस्टम ऑफ सोसाइटी इसने बांधा हिंदुओं का। जो हम हिंदूज़ हैं इसी के अनुसार चलते हैं, मनुस्मृति के अनुसार मैक्सिमम। तो इसके अंदर जिनका जिक्र नहीं है या फिर जिनको गलत मलेच्छ बताया गया है, जिनको आउटसाइड में, उनको कंडेम्ड किया गया है कि ये हमारी सोसाइटी में बसने वाले नहीं है, ये बारबरिक लोग हैं ब्राह्मण। तो ज़रा ध्यान रखिएगा।
ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और यही मनुस्मृति है जो कि वुमेन को भी एक निचला दर्जा देती है आदमी के मुकाबले। आगे बढ़ते हैं, गोत्रा ऑफ अ वुमेन। सबसे पहले तो आप ये लगाएं जो वुमेन का गोत्रा, इसमें एक स्पेशली बात इसलिए की है क्योंकि सतवाहना रूलर ऐसे आए हैं जिनको हमने देखा है कि उन्होंने अपनी माँ का नाम या मदर के नाम को ही अडॉप्ट किया है। हालांकि सतवाहना रूलर्स में पेट्रियालिनी चलती थी, यानी पिता का जो सिंहासन है बेटा ही लेता था, लेकिन उसका जो माँ का नाम है उसको वो रखता था। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक राजा बड़ा मशहूर है सतवाहनाओं में, राजा का नाम है सत्यकर्णी, ठीक है जी, और माँ का नाम है गौतमी, तो वो आगे जाके किस नाम से जाना गया, गौतमी सत्यकर्णी, ठीक है। इस तरीके से इसका बेटा है वो अपनी माँ वशिष्ठी के नाम से जाना गया, ठीक है। गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, वशिष्ठी पुत्र, ऐसे आगे करके। तो सतवाहना का बहुत जोरदार इसलिए जिक्र किया है यहाँ पे। तो एक एक गोत्रा वैदिक सीयर पे लिखा होता है, जैसे वशिष्ठ मैंने नाम लिया, गौतम नाम लिया, ठीक है ना, पराशर नाम लिया, आज भी सुनने में मिल जाते हैं, कई लोगों का सरनेम होता है। तो वैदिक सीयर्स हैं ये, पुराने ऋषि महर्षि उनके नाम पे चलता था। और जब लड़की शादी करके दूसरे परिवार में जाती थी तो अपने फादर का गोत्र छोड़ देती थी, और आज भी होता है। फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी उठा लेते हैं, अगर मल्होत्राओं की लड़की है और अरोराज में शादी हो रही है तो डेफिनेटली शी विल बिकम अरोरा एंड शी गिव अप हर फादर्स गोत्रा। तो इस तरह का सिस्टम गोत्रा में चलता था। सतवाहना का मैंने लीनिएज के बारे में बता दिया कि सतवाहना लीनिएज अपनी माँ के नाम से जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। पॉलीगेनस था, यानी कि एक आदमी और कई बीवियाँ थी इस समाज में। एंडोगेमी यूज़ करते थे सतवाहना, बस ये सतवाहना ने थोड़ा डिफरेंट किया, वैदिक सीयर का नाम भी लिया, और जैसे मैंने कहा ब्राह्मण्स एक्सोगेमी करते थे, यानी बाहर करते थे, अपने किनफोक से बाहर शादी करते थे। लेकिन यहाँ पे सतवाहना रूलर्स में एंडोगेमी फ्लरिश थी, यानी अपने कज़नों में भी मैरिज कर लेते थे, शादियाँ कर लेते थे। और इस कम्युनिटी को, एंडोगेमी को कहते क्लोज निट कम्युनिटी, मतलब अपने परिवार में ही शादियाँ कर लेना और एक कम्युनिटी को फॉर्म कर लेना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। मदर्स को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। मदर्स मैट्रोनिमिक्स बट जनरली पेट्रीलिनियर, ठीक है जी। मदर का मतलब कि माँओं का नाम ज़रूर चलता था, जैसे मैंने बताया गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, वशिष्ठी पुत्र ये, लेकिन फॉलो सिस्टम पेट्रियार्की का ही था, ठीक है ना जी। मतलब कहना कुछ करना कुछ, इस तरीके से माहौल बना हुआ था। तो ये अपना आज का पहला चैप्टर का पार्ट 1, मतलब कि 3rd चैप्टर का पार्ट 1 है। ज़रा ध्यान रखिएगा, पूरा हो गया, और कोशिश करेंगे 2 दिन बाद या कल मैं आपको इसका 2nd पार्ट भी दे दूँ, और बताइएगा कैसा लगा। और पॉलिटिकल साइंस की बिल्कुल चिंता मत करना, पॉलिटिकल साइंस अभी देख रहा हूँ कैसे उसका बना रहा हूँ कुछ मेथड, जैसे ही बन जाता है आपको पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस में करना शुरू कर दूँगा, ठीक है जी। तो अभी तो आप हिस्ट्री करें। थैंक यू सो मच टू बी, गुड डे।